भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत बदतर हो चुके हैं। अब तक आई एम श्योर आपने सारे विजुअल्स देख लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि बांग्लादेश से पीएम हसीना भाग चुकी हैं। फिर उसके बाद आज आपको यह समझना है कि ये आरक्षण के मुद्दे ने, छात्रों के मुद्दे ने और कई सारे पॉलिटिकल इवेंट्स ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की और कैसे पूरा देश जल गया और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और इस पूरी घटना में भारत में बैठे आप पर कैसे असर पड़ेगा, सेना कैसे संभालेगी वहां की सत्ता, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको देखना है और आसान भाषा में इसके राजनीतिक मायने समझने हैं और ये समझना है कहानी की तरह कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों और ये ग्लोबली कितना इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला पॉइंट है बांग्लादेश पीएम हसीना ने क्यों उनको भागना पड़ा बांग्लादेश से। दूसरा, कैसे आरक्षण मुद्दे ने, छात्रों के मुद्दे ने ये पूरा का पूरा तख्ता पलट कराया और अब वहां की सेना सत्ता में आ गई। तीसरा, कौन है शेख हसीना और सेना चीफ जिन्होंने कमान संभाल ली है। चौथा, बांग्लादेश की हिंसा भारत के लिए परेशानी क्यों है ये भी आपको जानना है। और पांचवा, भारत पाकिस्तान से अलग होकर कैसे बना था बांग्लादेश। आपको हिस्ट्री भी जाननी होगी क्योंकि बांग्लादेश की जो जमीन है वो पहले भारत का ही हिस्सा थी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बांग्लादेश ये पूरा का पूरा, अगर आप इसकी बॉर्डर्स देखेंगे तो कैसे इंडिया के कितने सारे स्टेट्स की इसकी बॉर्डर्स लगती है और अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, आपने विजुअल्स देखे हैं कि कैसे प्रोटेस्ट हो रही है, कैसे पूरा देश जल रहा है। तो देखिए, अगर आप बांग्लादेश का मैप में देखेंगे, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर त्रिपुरा और फिर ये बीच में बांग्लादेश। तो आपको नहीं लगता कि जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हो गई है तो रेफ्यूजीज और जितने भी जो बॉर्डर इलाके हैं उधर कितनी टेंशन हो जाएंगी भारत के लिए, कितने रेफ्यूजीज आसपास जाएंगे। और आपको ये भी पता है म्यांमार में भी कितनी घटनाएं हो चुकी है, उसके लिए भी रेफ्यूजीज यहाँ पर आ गए थे। नेपाल में स्थिति खराब है, श्रीलंका में हमने 2022 में देखा था स्थिति खराब है, पाकिस्तान में तो हमेशा रहती है। तो आप देखें भारत में आप बैठे बीच में और आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उधर इतने बदतर से बदतर हालात हैं। तो ये मैंने आपको मैप के जरिए समझा दिया। बांग्लादेश में पूरा का पूरा मामला हुआ है। ये देखिए प्रोटेस्टर्स किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इधर सबको यानी पीएम आवास पहुंच गए, जला दिया, लूट लिया, वहां पर जाके चिकन खा रहे हैं, साथ में वीडियोस देख लीजिए, संसद से जाके माइक से खेल रहे हैं, यहां तक कि पीएम शेख हसीना की साड़ी भी ले गए लूट के। उसके बाद जो उनको दिख रहा है, जो सरकारी आवास, चाहे होम मिनिस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, जला दे रहे हैं और फिर पार्टी कर रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं। ये सब देखिए कि कैसे पीएम शेख हसीना के घर चले जाते हैं, कैसे तोड़फोड़ करते हैं और जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्ति तोड़ डाली। ये देखिए, साथ में विजुअल्स भी देख लीजिए कि कैसे उनका जो मूर्ति का सर था वो अलग कर दिया। और ये है वो चीफ जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये आते हैं और बोलते हैं पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, अब सत्ता सेना संभालेगी और पूरी तरीके से जितने भी सबके मुद्दे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता देती हूँ कि बांग्लादेश पीएम हसीना को क्यों भागना पड़ा। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि एकदम देश छोड़ के 45 मिनट में उनको सेना की तरफ से आदेश आता है और वो अपने हेलीकॉप्टर में अपनी बहन के साथ बैठती हैं और भारत आ जाती हैं। भारत से वो आगे लंदन या फिनलैंड जाएंगी, दूसरे देश में जाएगी और इस्तीफा दे देती है। तो मैं आपको बता दूं 5 अगस्त 2024 आज का दिन, और 5 अगस्त आपको पता है कि हमेशा भारत के सेंस में मैं देख लेती हूँ कितना ताकतवर रहा है। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 भी हटा था, 5 अगस्त के दिन ही राम मंदिर में उद्घाटन हुआ था। तो बड़ी बड़ी चीजें। और आज देखिए 5 अगस्त 2024 को जो भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर तख्ता पलट हो जाता है। और क्यों ऐसी स्थिति आती है? क्योंकि आज के दिन अचानक 4 लाख लोग सड़कों पर निकल जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है। अब तक इस पूरे मामले में 2 महीने से ये हिंसा चल रही है। इसके पीछे का कारण बताऊंगी और एकदम आसान शब्दों में समझाऊंगी। लेकिन देखिए 300 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, पुलिसकर्मी को मार दिया जाता है, यहाँ पर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है। मतलब आप नाम लीजिए कौन सा क्राइम नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ हो जाता है। और देखिए अब तक 300 की जान चली गई है। 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा है और तो और आंदोलनकारी पीएम आवास में घुस जाते हैं, मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ देते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ सारा मामला। फिर देखिए इधर जो इनका पार्टी ऑफिस है शेख हसीना का, उसके ऑफिस को जला देते हैं, म्यूजियम जला देते हैं, सरकारी ऑफिस तोड़ देते हैं। और आपको पता होना चाहिए, मैं भी आपको और आगे विस्तार से बताऊंगी, आंदोलन कौन कर रहे हैं? छात्र कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? आरक्षण का मुद्दा है। और आपको पता होगा ऐसे ही 2022 में श्रीलंका में भी हुआ था कि कैसे जितने भी आंदोलनकारी है सारे पीएम आवास में, प्रेसिडेंट आवास में, हर जगह घुस गए थे। तो ये पड़ोसी मुल्क में हो क्या रहा है और इतनी जल्दी चीजें इधर से उधर कैसे हो जाती है? पीएम शेख हसीना बहन के साथ भारत से लंदन और आगे जाएंगे।
दूसरा देखिए कैसे आरक्षण मुद्दे ने करवाया तख्ता पलट। अब आपको कारण जानना है, विजुअल्स तो आपने सारे देख लिए, आखिरकार ये हो क्यों रहा है। तो मुद्दा ये है कि 1971 जब से बांग्लादेश बना है, जब से उनको आज़ादी मिली, उसके बाद से जो भी वो लिबरेशन वॉर हुई थी, उसमें जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको आज तक भी 2024 चल रहा है, तो आज तक भी उनको और उनके परिवारजनों को आरक्षण मिल रहा था, हर चीज में आरक्षण मिल रहा था। देखिए 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि सेनानियों के जितने भी परिवार वाले हैं उनको 56% कोटे के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। इस बात से बवाल हो गया, यानी जितने भी जो दूसरे लोग मेरिट पर हैं उनको तो आप कुछ नहीं करो, और तो और जितने भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके परिवार वालों सबको आरक्षण मिलता आया है, और इसके खिलाफ पूरा देश जल चुका है। और तो और ये भी आरोप लगाए हैं कि शेख हसीना पर ये आरोप हैं कि वो अपने पार्टी वाले जितने भी थे, अपने परिजन जो भी थे, अपने सपोर्टर्स जो भी थे, उनको ही आगे से आगे बढ़ाती थी और बाकी की जनता जाए भाड़ में। परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियां, आरक्षित करने वाली कोटा प्रणाली को समाप्त करो। ये जितने भी छात्र थे, आंदोलनकारी थे, वो यही कह रहे थे, अरे हम मेरिट पे जो कर रहे हैं आप आरक्षण दे दो कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, तो उनका जो कोटा है वो कम करने की भी मांग थी और हटाने की भी मांग थी, मैं तो आपको बता रही हूँ। और एक और इसमें चीज कही जा रही है कि जमाते इस्लामी संगठन को किया बैन। शेख हसीना ने ये पूरा का पूरा जो संगठन है वो बैन कर दिया, और कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये एक गलती उनको भारी पड़ी। जितने भी संगठन थे, जितने भी एक्स सेना अधिकारी थे, जितने भी विपक्ष थे, वो सब छात्रों के साथ मिल गए, वो सब उनका एक सुर हो गया, क्योंकि सिर्फ छात्र तो ऐसा नहीं कर सकते, चाहे अब फिर ये संगठन जो बैन हुआ इनके भी लोग, और एक तो खबर ये भी आई कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब एक तरफ हो गए, सब ने ये पूरा का पूरा आंदोलन निकाला, और आज देखिए हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। राजनीतिक पार्टी हिंदुओं पर हमले के आरोप, ये बैन क्यों किया था हसीना ने, पीएम हसीना ने, कि भैया वो एक राजनीतिक पार्टी है और हिंदुओं पर हमले के आरोप हैं उनके ऊपर। और आपको पता है बांग्लादेश में हमेशा से हिंदुओं पर ज्यादती होती आई है, उसके बारे में भी मैं आगे आऊंगी। शेख हसीना ने विरोधियों को आतंकवादी बताया। कहने वाले ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं शेख हसीना एक डिक्टेटर बन गई थी, तानाशाह बन गई थी। वो विपक्षियों पर हमले करवाती थी, जो आंदोलनकारी छात्र थे उनको कह रही थी कि आप आतंकवादी हो, और बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब से गुस्सा इतना बढ़ गया कि ये सब सड़कों पे निकल गए, और आज आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं। हसीना पर तानाशाही के आरोप, विपक्ष पर हमले, सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन निकला, और आज पीएम शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ गया। 20 सालों तक सत्ता में रही हैं, 5वीं बार प्रधानमंत्री थी वहां की, और अब देखिए कैसे हालात हो गए हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं की मॉब लिंचिंग हुई, इधर स्टेशन में घुसकर 14 पुलिसकर्मियों को मार डाला, और न जाने कितनी चीजें हुई है, मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ। और देखिए ये है असली समस्या कि जब हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि 56% कोटा कर दो, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को धक्ल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है 7% कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आंदोलनकारी नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो हसीना के कारण हो रहा है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं दिया इस्तीफा, और आज देखिए ऐसा सब कुछ हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफिक्स के जरिए कि देखिए पहले 30% जो स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण, 44% यहाँ पर अनारक्षित यानी अनरिजर्व जो मेरिट के आधार पर मिलती है, 10% यहाँ पर पिछड़े जिले, 10% महिलाएं, 5% धार्मिक अल्पसंख्यक और 1% दिव्यांग। ये पहले था, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद भी पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज ये हालात हो गए कि देखिए 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, ये सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, उनको दखल देना पड़ा, क्योंकि इतनी प्रोटेस्ट हो रही थी, इतने आंदोलन हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है हम स्क्रैप करते हैं, और हम कहते हैं कि सिर्फ 7% आरक्षण मिलेगा, बाकी की जितनी भी है अनरिजर्व रहेंगी, यानी मेरिट के आधार पर मिलेगी। लेकिन आंदोलनकारियों को नहीं समझ में आया, उनके अंदर इतना गुस्सा था, या आप कह लीजिए राजनीति थी, तो आज ऐसे हालात हो गए हैं। अब देखिए कौन है शेख हसीना और सेना जी। तो शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 में हुआ। इस वक्त देखिए 1947 वही साल है जब भारत को भी आज़ादी मिली थी। पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, राष्ट्रपिता, आज उनकी ही मूर्ति को तोड़ा गया है। आप देख लीजिए बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता है मुजीबुर रहमान को, क्योंकि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संस्थापक थे ये, लेकिन आज उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। छात्र नेता रही, आवामी लीग का स्टूडेंट विंग संभाला। 1975 में इनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। सेना की बगावत हो गई थी, क्योंकि सेना ने उस वक्त भी तख्ता पलट कर दिया था और सबको मारने का प्लान था। शेख हसीना के पूरे परिवार को, सबको मार दिया, लेकिन ये बच गई। देखिए हसीना पति, छोटी बहन और बच्चों के साथ भारत आ गई। और शेख हसीना के इंदिरा गांधी के साथ बेहद अच्छे रिश्ते थे, तो इंदिरा गांधी ने 6 साल पनाह दी शेख हसीना को भारत में,
6 सालों तक पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर रहा। 1981 में हसीना बांग्लादेश वापस लौटी और फिर उनकी राजनीति शुरू हुई। उनका पॉलिटिकल करियर देख लीजिए। 23 जून 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता रही। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। 2014 तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 2019 में चौथी बार बनी। जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। 20 साल का प्राइम मिनिस्टर का ये पूरा उन्होंने संभाला और उसके बाद ही जनवरी 2024 में अभी देख लीजिए, कुछ महीने पहले ही 7 महीने पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी और 5 अगस्त 2024 यानी आज के दिन रिजर्वेशन के चलते देश में उठे आंदोलन की वजह से पीएम पद से इस्तीफा दिया। ये इन दोनों के बच्चे हैं, यानी पीएम शेख हसीना के ये दोनों बच्चे हैं। एक का नाम है साजिब वाजिद और अगर मैं आपको बता देती हूँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू द पीएम ऑफ बांग्लादेश यानी शेख हसीना। और ये कितने साल के हैं? इनकी उम्र है 53 ईयर्स और ये इनकी बेटी है साइमा वाजिद। और ये कौन है? ये रीजनल डायरेक्टर हैं WHO की। इनकी उम्र है 51 साल। देखिए अब है कौन है शेख हसीना, आपने पता कर लिया है। अब कौन है सेना चीफ? तो आर्मी चीफ वकार उज जमान का ऐलान किया है। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी मैं साइड में दिखा भी देती हूँ कि वो आए और उन्होंने ऐलान किया कि अब हम सत्ता संभालेंगे। 23 जून 2024 को पदभार ग्रहण किया था इन्होंने एज अ आर्मी चीफ। 1975 में भी सेना ने तख्ता पलट किया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। मुजीब सरकार को उखाड़ फेंका था, उस वक्त की बात है ये। सेना का 15 सालों तक राज रहा वहां पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश की 37 नंबर पर आती है, सबसे शक्तिशाली सेना है यहाँ पर। चौथा देखिए, बांग्लादेश की हिंसा भारत के लिए परेशानी क्यों है? क्योंकि आप यही सोच रहे होंगे कि मैं भारत में बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मेरे लिए इस खबर के क्या मायने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, एक तो सबसे पहले इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा अफेक्ट हो गया है। हिंसा से रोज करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है और उससे पहले भी चल रहा है। तो ये जो पूरा बिजनेस अगर आप मामले में देखेंगे तो वो अफेक्ट हुआ है। और कौन कौन सी चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं? भैया हम एक्सपोर्ट तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे RMG कपास, सूती कपड़े, मसाले, जूट। और देखिए चारों तरफ से, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, चारों तरफ से अब शरणार्थी आने का खतरा है और उसके लिए जितना भी ये ईस्टर्न इलाका है वो अभी हाईएस्ट अलर्ट मोड पर है। ममता, मोदी, गांधी परिवार से सबसे अच्छी दोस्ती है। ममता बनर्जी तो आपको पता है शेख हसीना की बहुत अच्छी मित्र रही हैं। उनकी अगर मैं आपको बाइट सुनाऊंगी तो उन्होंने भी ये कहा केंद्र सरकार का जो फैसला होगा हम वो मानेंगे। और अभी हाल ही में अभी आगे एक पिक्चर दिखाऊंगी कि कैसे जब अभी शेख हसीना भारत आई थी तो पूरे गांधी परिवार से मिली थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। चौथा देखिए, जुलाई 2022 में श्रीलंका में भी आर्थिक संकट आया था, ऐसे ही तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार गिरी थी। और अब सवाल यही है कि क्या भारत को करना होगा घटना में दखल? क्या हम करेंगे? क्या हम शरण देंगे? एक खबर मैंने पढ़ी भी थी, अभी तक उसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, कि लंदन यानी ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि हम शेख हसीना को पनाह नहीं देंगे। अब ऐसी सारी जो खबरें हैं वो अभी आ रही हैं, तो क्या भारत पनाह देगा? कि क्या भारत आगे आएगा? इसके ग्लोबल मायने क्या होंगे? राजनीतिक मायने क्या होंगे? देखिए वही तस्वीर के बारे में जो मैं बात कर रही थी, जब शेख हसीना अभी भारत आई थी तो तीनों से मिली थी। ममता बनर्जी की वो बाइट, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं पीस कायम रहे, शांति रहे और जो भी केंद्र सरकार फैसला लेगी हम वो करेंगे। लेकिन देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी पूरा म्यांमार वाला हिस्सा था, जब भी ये पूर्वी में जब भी हिंसक झड़पें होती हैं तो ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम तो पनाह देंगे। केंद्र सरकार से वो थोड़ा विरुद्ध चली जाती है, लेकिन इस बार कह रही है कि हाँ ठीक है, 2 देशों के बीच का मसला है और कोई भी गलत खबर ना फैलाए। क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहां पर आपका पूरा भारत का ईस्टर्न रीजन कवर्ड होता है और आपको तो पता है ईस्टर्न रीजन में वैसे भी हालात कितनी बार बिगड़ते हैं, कितनी बार संवरते हैं। मणिपुर ताज़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसा कुछ ना हो कि बांग्लादेश की वजह से भारत में कोई भी परेशानी हो। 5वां देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाती हूँ, भारत पाकिस्तान से अलग होकर कैसे बना था बांग्लादेश, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो ये जो टुकड़ा है ज़मीन का बांग्लादेश वाला, वो पाकिस्तान के पास चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान बन गया। 1971 में फिर इधर जितना भी ये पूरा पूर्वी पाकिस्तान है, इधर बहुत आंदोलन हुए, बहुत यहाँ पर लोगों ने विरोध किया। फिर उसके बाद लिबरेशन वॉर हुई। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली और फिर ये बांग्लादेश आया। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, शेख मुजीबुर रहमान जिनकी मूर्ति आज तोड़ी गई है, वो सबसे पहले उन्होंने वहां पर सत्ता संभाली। और अगर बांग्लादेश की थोड़ी बात कर लेती हूँ, बंगाली मुस्लिम वहां पर बहुमत में है। 1988 में इस्लाम को
एकदम जो ऑफिशियल रिलीजन होता है वो घोषित कर दिया गया, लेकिन बाद में इसमें भी बदलाव हो गए थे। 15 करोड़ मुसलमान हैं, 1.31 करोड़ हिंदू हैं। और देखिए, कहा जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादती होती है, बहुत वायलेंस होता है, और कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई है। अभी आगे बताऊंगी कि कैसे 2000 से 2010, साल 2000 से 2010 के बीच में 10 लाख हिंदू गायब हो गए। या तो देश छोड़ के चले गए या उनको कन्वर्ट करा लिया गया, प्रोबेबली उनको मार दिया गया। 10 लाख यहाँ पर बौद्ध हैं, 4.95 लाख ईसाई आबादी है। हर साल तकरीबन आप देख लीजिए 2 लाख से ज्यादा हिंदू देश छोड़ रहे हैं। हसीना करती हैं भारत और हिंदुओं का समर्थन। एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि भारत से इतनी दोस्ती अच्छी है, हिंदुओं का समर्थन करती है, हमेशा पक्ष में रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना कि जितनी भी जो ये जनता के बीच में जितना भी गुस्सा था वो कहीं ना कहीं इस रीजन से भी निकला हो, क्योंकि हिंदू मुसलमान की राजनीति हमेशा से हर सेक्टर में आपको पता है चलती आई है। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान 2000 से 2010 के बीच 10 लाख हिंदू गायब, मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इधर रिलीजन के हिसाब से 91.4% इस्लाम फॉलो करते हैं, 7% यहाँ पर, 7 से ज़्यादा परसेंट, आप ये 8 ही मान लीजिए, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, और 1% से कम यहाँ पे बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और अदर। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो देश से भाग गई हैं, तो अब जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, ये वाली आबादी है 7.9%, अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि उन पे हमले होंगे, उन पे सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी। तो अभी ये सारी रिपोर्ट्स, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी खबर पर, कोई भी ऑफिशियल ऐसी खबर पर आप बिलीव नहीं करेंगे जिससे आगे डर का माहौल बन सके। लेकिन ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है हिंदुओं की वो बहुत ख़राब है। तो देखिए, मैंने आपको कहानी के तौर पर शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश की है कि इस पूरी घटना का भारत पे कैसे असर पड़ेगा, और अब आगे क्या होता है ये वक्त बताएगा, क्योंकि अभी सेना ने वहां पर कमान संभाल ली है। कैसे कैसे विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही, साइड में कुछ विजुअल्स चला देती हूँ कि कैसे संसद के विजुअल्स आ रहे हैं, सड़कों के विजुअल्स आ रहे हैं, वहां पर आवास में किस तरीके से जितने भी आंदोलनकारी हैं उन्होंने, मानिए, ऐसा पूरा का पूरा मामला लूट रहे हैं, नाच रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। देखिए, ये गलत है। अब बांग्लादेश में किस तरीके से चीजें समझेगी ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़